कल की क्लास में हमने फिनिश किया था विद अ फॉर्मूला दैट वाज डेल्टा यू। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में साथ में क्या करें क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा बेटा एक दो टॉपिक हो जाए, फर्स्ट लॉ थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर आपको क्वेश्चंस मैं दूंगा, 50 क्वेश्चन कम से कम दे दूंगा, तो उनको आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी बुक बना रहे हो आप उसको बना सकते हैं। आप अगर फर्स्ट लॉ लेकिन थोड़ा हो जाए उसके बाद, अभी कुछ ऐसा हमने खास पढ़ा नहीं है 2 क्लासेस में कि हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने लग जाए हम। और ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थोड़ा कंप्लीट करा के मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम सेकेंड लॉ की तरफ चलेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो जेडी ली में दी है। डी ब्लॉक की देखो सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है उसमें, पूरी जेडीडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पढ़ना है। पीछे सब इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनके रिएक्शंस पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। देखना आप जेडीली में पीछे दिया हुआ है डी ब्लॉक के पीछे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह। चलो अभी मैं शुरू करता हूं, फिर ये सब ओके। देख लियो ना रिकॉर्डिंग गर्वित, कोई बात नहीं बेटा, चलेगा। सर हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर एंथ्राक्यूनॉन? आप मेरे जीओसी के लेक्चर देखना, 5वें 6वें लेक्चर्स में बताया हूँ उसका तरीका, वहां देख लेना, अभी मैं उसको नहीं बना के बता रहा। हम अभी पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीओसी के लेक्चर्स देखना, उसमें बनाया मैंने फिनेंथ्रीन विनेंथ्रीन और सब कुछ का बना के दिखाए हुए, वहां आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5वां 6वां लेक्चर होगा। तो yesterday we finished with a formula that was delta U is equals to NCV T2 minus T1 minus AN square माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। मैंने कहा था कि इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट इससे कुछ आगे चलकर हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट जरूर करेंगे। बस उस पर्सपेक्टिव से आप इसको याद रखें। 2 केस हमने किए थे, अब बेटा करने जा रहे हैं केस 3। अब करने जा रहे हैं केस 3। केस 3 में ना सॉलिड्स लिक्विड्स की बात करेंगे, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड्स की बात, देखो सॉलिड लिक्विड्स की जो बात होगी ना, तो सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है विथ प्रेशर, बिकॉज आप प्रेशर लगाओगे भी तो वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं वो नेग्लिजिबल चेंजेस आते हैं, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारा कुछ फर्क नहीं होता। और एक चीज आपको बता दें कि वही जो डेल्टा यू का वही फॉर्मूला हम लिखेंगे जो डी यू कल हम लिख रहे थे, क्योंकि वो तो सबके लिए था, सॉलिड लिक्विड गैसेस सबके लिए, वो तो यूनिवर्सल एकदम सदाबहार रिलेशन है, उसको मैं सदाबहार फॉर्मूला कहता हूं। दैट वाज डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस, और इसका मीनिंग भी कल बहुत ही कायदे से समझा दिया गया था आप लोगों को, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा कि आपका ये वाला जो पोर्शन है डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो इस पे हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये लगभग कांस्टेंट रहेगा या लगभग जीरो रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं? कैन वी से दिस दैट डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो? क्यों, इसका क्या मतलब है, ये क्यों जीरो हो गया? बिकॉज डीवी इज जीरो, बिकॉज डीवी जो है, सॉरी ये गलत बोल रहा हूं मैं, शायद गलत बोल रहा हूं, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, this is not zero, but this dv is zero, this dv is zero, ये गलती से बोल दिया, dv is zero। तो dv जीरो है बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम होता नहीं है, तो दिस इज जीरो, ये जीरो नहीं होगा। ये कैसे जीरो होगा? ये बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये कोई आइडियल गैस थोड़े ना कि वो जीरो हो जाए, सॉलिड लिक्विड के लिए वो जीरो नहीं है, बट ये तो जीरो है, जिसकी वजह से
यू हैव du इज इक्वल टू दिस। और एक बात बता दूं, सॉलिड्स लिक्विड्स के केस में बेटा Cp और Cv दोनों लगभग बराबर होते हैं, तो उसके लिए हम Cp Cv अलग अलग नहीं बोलते, ठीक है? Cp Cv अलग अलग नहीं बोलते, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू C, इसको C ही मानते हैं। सर डीवी तो हमारे हाथ में है, नहीं बेटा, कितना भी कर लो डीवी में जो चेंज आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा सॉलिड्स के केस में, आप बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, तो इट इज नेग्लिजिबली जीरो ऐसा माना जा रहा है, बहुत ही कम चेंज है, वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आता है, कितना भी हाई प्रेशर लगा लो, therefore it is assumed to be zero and Cp and Cv they are approximated as C, उसको हम C बोल दे रहे हैं। तो फिर से बेटा देखो आप फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा U इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T, यही बन गया NC डेल्टा T। ये सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, सॉलिड्स लिक्विड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, है ना, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो ये रही इंटरनल एनर्जी की बात। आप अगर एकदम सीक्वेंस से देखेंगे, जहां से हमने इंटरनल एनर्जी पढ़नी स्टार्ट की, आपको बहुत अच्छे से इंटरनल एनर्जी की फीलिंग आ जाएगी। 3 केसेस हमने किए, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड्स के लिए, और फॉर्मूला हमने बनाया, क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है वो भी बताया। अब उस नेग्लिजिबल चेंज में डेल्टा यू भी जीरो हो जरूरी तो नहीं है, या फिर एक्सपेरिमेंटल नहीं बेटा, ये डीवी का टर्म जीरो है ना, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। इस डीवी का टर्म आप बस मैथमेटिकली देखो कि ये जो डी है ये इतना है, डीवी जो होगा आप कुछ भी कर लो, डीवी लगभग जीरो रहेगा, और डीवी के जीरो रहने से ये वाला टर्म हट जाएगा, और इस तरह से डी इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और कुछ नहीं लगाना है दिमाग के, सिंपली डीवी इज जीरो, और ये रिलेशन आपका बन के तैयार हुआ है। अब आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, स्लोप बहुत हो तो फाइनाइट टर्म भी हो सकता है, अरे उतना ऐसे नहीं जाना है यार कि मैथमेटिकली ही देख रहे हैं सब चीजों को, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। आप ये नहीं बोल सकते इंटरनल एनर्जी में 5 करोड़ जूल्स का चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटेड है, मैथमेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, फिर मैथमेटिकली बोलोगे, मैथमेटिकली तो आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है, आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो मैथमेटिकली तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है सर, उसमें भी तो हम वो टर्म को जीरो एज्यूम करते हैं, तो मैथमेटिकली की बात नहीं हो रही। डीवी जीरो क्यों है, अरे बेटा डीवी जीरो इसलिए है क्योंकि सॉलिड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से डीवी जीरो थोड़ी ना, वॉल्यूम में चेंज, अरे यार सॉलिड है उसको आप कितना भी प्रेशर लगाओ, वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आएगा, देयरफॉर इट इज जीरो। डिस्कशन एंड्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं है। ये बोलता है कि कुछ भी हो जाए एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कुछ भी हो जाए एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन भी है, जहां पे ये कहा जाता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन है जो कि काफी लॉजिकल साउंड करता है। इट सेज कि आप इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए 2 चीज कर सकते हो, या तो हीट का आदान प्रदान, या फिर आप वर्क कर सकते हो, इट कुड बी ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज एज सिंपल एज इट इज, और you have to follow the sign conventions that we have discussed in the previous lecture. Sign conventions उसी के हिसाब से आप फॉलो कर लेंगे।
ठीक है, तो दिस इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब कल वर्क भी हमने डिफाइन कर दिया था, बस इतना ही है। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम कंटेनर को मूव करें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, हम मैक्रोस्कोपिक कंटेनर को मूव करने वाले काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जब पढ़ रहे हैं, कंटेनर का मूवमेंट नहीं होगा। पूरे चैप्टर में नहीं भी लिखा है तो आप ये मान लीजिए, बाय डिफॉल्ट ये मानना है, कंटेनर को वी आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर। कंटेनर स्टेबल रखा हुआ है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। ये वाला डाउट आता है बच्चों को, ठीक है, तो वो नहीं आना चाहिए। अब जीरोथ लॉ, अरे बता दूंगा बेटा, जीरोथ लॉ आ जाएगा आगे, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते पढ़ते बीच में बता दूंगा उसको, कुछ नहीं है उसको। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब मैं आपको एक और टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज इंथैल्पी, एंड दिस इज one of the most important terms that we will define। तो चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जिन्होंने भी अगर पढ़ा है पहले से, तो मुझे बताएं व्हाट इज इंथैल्पी। अगर मैं पूछूं इंथैल्पी क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? क्या है इंथैल्पी? इंथैल्पी क्या है? मेजर ऑफ रैंडमनेस? अरे भैया, इंट्रोपी की बात नहीं कर, व्हाट इज इंथैल्पी? एनर्जी गिवन आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो देखो, मेरी बात को समझो। इंथैल्पी को ना लोग बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा बेटा, ये वो वाली एनर्जी है, ऐसी वाली एनर्जी है, ऐसा हीट है, ऐसा है, वैसा है। कुछ भी नहीं है इंथैल्पी। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म, एच से डिनोट कर रहे हैं। और अगर कोई पूछे कि इंथैल्पी क्या है, तो आपको बोलना है इंथैल्पी यू प्लस पीवी। ठीक है, क्या इंथैल्पी? यू प्लस पीवी, नथिंग एल्स। और आपको जो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर बता रहे हो, वो एक्चुअली चेंज इन इंथैल्पी है, इंथैल्पी नहीं है वो। तो और एक बात बता दूं, ये जो इंथैल्पी टर्म है, इस टर्म को फील नहीं करना है। ठीक है, ये जो हर चीज में आता है ना, सर फील नहीं आया, इसका फील ना आए तो ज्यादा अच्छा है, फील नहीं करना है। ठीक है, बहुत लोग आते हैं ना, फील करवाने आते हैं। अच्छा देखो बेटा, फील हो गया, इसको फील करने लगोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो इसको फील नहीं करना है। जस्ट हम अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने एक टर्म को डिफाइन कर दिया। इस तरह से मैं बताऊं, आप कुछ भी टर्म डिफाइन कर सकते थे। आप बोलते यार u प्लस पीवी नहीं, मैं u प्लस पीटी डिफाइन कर देता हूं, या फिर t प्लस पीवी डिफाइन कर देता हूं। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते थे, इसको आप कुछ भी बोल देते, कोई भी टर्म बोल देते। t प्लस पीवी इज इक्वल्स टू कुछ भी, इसको एक टर्म बोल देते। ये मेरे को सामने नाम दिख रहा है राघव, तो इसको मैं बोल देता राघव, तो t प्लस पीवी इज इक्वल्स टू राघव, कुछ भी बोल देते आप। ठीक है, डायमेंशन गलत है, समझ लो। ऐसे आप, ये बता रहा हूं बस समझाने की, कि कुछ भी टर्म आप डिफाइन कर सकते थे, वो हमारे पर्पस को सॉल्व करना चाहिए। तो अब आपको लगेगा सर पर्पस सॉल्व होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी डिजाइन की है, उन्होंने आपको डिजाइन करके दे दी, तो आपको बस इसी तरह से पढ़ना। ठीक है, तो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इतना ही बोलना है। और अब हम इसका चेंज निकालेंगे, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी यू आ गया, तो यू आ गया, तो कोई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो फिर से फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी टेकन। अगेन, चेंज इन एंथैल्पी
change in enthalpy is significant. इंथैल्पी में जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट है, उसकी बात की जा सकती है। तो लेट्स फाइंड द चेंज इन इंथैल्पी। सो DH इज इक्वल्स टू, दिस इज DU प्लस, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, PdV प्लस VdP, ऐसा कुछ चेंज हुआ ये। एंड नाउ DU कैन बी रिटन एज, from first law of thermodynamics, Q plus W. So DH is equals to Q plus W plus PdV plus VdP. एंड देखो ये सब कुछ फील नहीं करना है, ये बस मैथमेटिकली चलता जा रहा है, ठीक है, इसको कुछ फील नहीं करना है, बस मैथमेटिकली करते जाना है। एंड W हमको पता है, इट इज माइनस PdV, ये माइनस PdV है। अब ये माइनस PdV प्लस PdV को काट देना है, और इसको आप काट देंगे, P एक्सटर्नल dV है, जी हाँ ये P एक्सटर्नल dV है। अब आप बोलेंगे कि सर ये P एक्सटर्नल dV और ये PdV है, तो कट कैसे जा रहा है, कट कैसे जा रहा है ना? मैं बता रहा हूं इसका भी आपको आंसर। एक सेकंड, मैं काट के पहले रिलेशन बना दूं। DH इज इक्वल्स टू Q, DH इज इक्वल्स टू Q प्लस VdP। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो यहां पे ऐसा मान सकते हो कि आप रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस करा रहे हो, या रिवर्सिबल प्रोसेस करा रहे हो। चलो रिवर्सिबल प्रोसेस करा रहे हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में P बाहर का हो या अंदर का हो, सब तो सेम रहता है ना। P गैस, P एक्सटर्नल, सब सेम रहता है कि नहीं रहता? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो दोनों सेम रहते हैं। तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस मान के डिराइव करो। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा धोखा है सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि H जो है वो एक स्टेट फंक्शन, H एक स्टेट फंक्शन है। ध्यान से सुनना भाई इस बात, H एक स्टेट फंक्शन, तो आप रिवर्सिबल मान के डिराइव कर दो, और उसके बाद बिटवीन एनी टू स्टेट्स आप कुछ भी यूज कर सकते हो। क्या जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बिटवीन टू स्टेट्स जो फॉर्मूला होगा वो तो सेम ही रहेगा। आप रिवर्सिबली जाओ, इरिवर्सिबली जाओ, कैसे भी जाओ, बिटवीन टू स्टेट्स फॉर्मूला सेम रहता है। अगर आपका H एक स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा H का फॉर्मूला आप डिराइव जो है वो रिवर्सिबल जैसा मान के कर दे रहे हो, बट अब वो फॉर्मूला बन गया। अब रिवर्सिबल के लिए वो फॉर्मूला है, तो क्या इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा? इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा H का फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा क्या, अगर स्टेट सेम है तो? अगर स्टेट सेम है तो नहीं होगा दूसरा। बिटवीन टू सेम स्टेट्स, बिटवीन टू सेम स्टेट्स डेल्टा H विल बी सेम। तो इसके पीछे आइडिया कुछ ऐसा है, ठीक है। ये डाउट आता है कि सर ये P एक्सटर्नल होता है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं, कैसे काट दिए, तो उसका भी आपको आंसर मैं दे सेम चीज हम एंट्रोपी में भी यूज करेंगे। एंट्रोपी का भी आप थोड़ा अगर जो पढ़े होंगे बच्चे, उसमें फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला हम रिवर्सिबल लेके डिराइव करते है ना, रिवर्सिबल लेके डिराइव करते हैं फॉर्मूला, बट हम यूज उसको सबके लिए करते हैं, क्योंकि अगेन एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन, ठीक है। आऊंगा एंट्रोपी पे, तो आऊंगा, पहले यहां पे देखिए ये ऐसा हुआ। अब ये फॉर्मूला बना, इसमें मैंने आ, कोई भी, हाँ वो बता दूंगा, उसका नाम बता देंगे उसका। कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है भाई, देख, कोई भी कंडीशन इसमें मैंने नहीं लगाई है। अब कंडीशन लगा रहा हूं, मान लो कांस्टेंट प्रेशर है। सर क्यों लगाए कांस्टेंट प्रेशर? अरे भाई डिफाइन करने के लिए लगाती है। कांस्टेंट प्रेशर पे dp 0 हो जाएगा, तो जो dh होगा वो q के बराबर होगा। dh जो है वो q के बराबर है। इसको आप थोड़ा सा फील कर सकते हो, यू कैन फील दिस। मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा H की वैल्यू है
इट इज द हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं इसको थोड़ा सा फील करके बता रहा हूं। देखो, आप जब रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्शन में आप डेल्टा एच इज इक्वल्स टू +30 ऐसा लिखते हो ना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू +30 या डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -30, आप ऐसे लिखते हो, डेल्टा एच की वैल्यूज लिखते हो आप। तो +30 -30 उसका मतलब क्या है? +30 मतलब हीट जो है वो +30 है ऐसा, क्योंकि रिएक्शन तो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो रहा है। तो +30 मतलब हीट +30 है। क्यू +30 है मतलब रिएक्शन ने 30 यूनिट्स ऑफ हीट एब्सॉर्ब किया। ठीक है, प्लस है मतलब एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो इस तरह से, तो ऐसे फील कर सकते हो डेल्टा एच को, सिर्फ तभी फील कर सकते हो जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तब वो हीट के बराबर है। तो ये यहां से डेफिनेशन बनकर आता है। नाउ नहीं भाई नहीं लिख रहा हूं, आगे अब लिखूंगा। देखो नाउ अब डेल्टा एच के लिए फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। तो लिखे, फॉर अ सब्सटेंस, सॉरी, फॉर अ सब्सटेंस not undergoing any chemical or phase change, केमिकल और फेस चेंज अगर नहीं हो रहा है, फिर से वही अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो देखो अगेन जो H है वो क्या लगता है, उसके लिए आपको फिर से वही बात आ जाएगी, सर टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, तीनों का ही तो फंक्शन होगा, तीनों का ही फंक्शन होगा। जैसे यू की बात हमने की थी, बहुत ध्यान से समझना, यू पे भी हमने यही बोला था ना कि वो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर तीनों का ही फंक्शन। बट हमने बोला कि अगर कोई दो भी पता है तो उसके हिसाब से तीसरा तो एडजस्ट हो जाता है अपने। वहां हमने बाय डिफॉल्ट यू को क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ टी एंड वी, और यहां एच को हम मान लेंगे बाय डिफॉल्ट फंक्शन ऑफ टी एंड पी, और बस कहानी वैसे ही चलेगी। तो H इज अ फंक्शन ऑफ T एंड P, ये मान लेना है, T और P का फंक्शन है। अब आप लिखते जाइए, डेल्टा H सेम वही चीज रहेगी। देख लीजिए डेल्टा H कैसे लिखेंगे, dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt प्लस dH/dt, नॉट dt, dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dP। ये लिखें। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये तो भाई देखो सदाबहार फॉर्मूला है, सदाबहार फॉर्मूला है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। सदाबहार तो है बट कॉम्प्लिकेटेड है, विच नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करना अनिवार्य है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसमें डेरिवेटिव्स के टर्म है, तो कर लेते हैं क्या जाता है। सो केस वन, अगेन वी विल टेक केस वन। तो केस वन में फिर से आइडियल गैस की बात करेंगे। फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कर रहा है, तो अब आप ये वाले टर्म को देखो, dH/dP एट कांस्टेंट T, ये टर्म ना जीरो होगा, दिस टर्म इज जीरो। अब ये थोड़ा सा बच्चों को एक बार में नहीं समझ आता है कि सर ये टर्म जीरो कैसे हुआ। तो बहुत आसान है, देखो बेटा, H क्या होता है, H होता है U प्लस PV,
और अब H तो तभी चेंज होगा ना जब ये चेंज हो, जब ये चेंज हो। और आप पीवी को क्या लिख सकते हो, एनआरटी, तो इट इज यू प्लस एनआरटी, तो एनआर डेल्टा टी, और इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा, क्योंकि एन और आर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है ना, आप प्रोसेस करा रहे हो। मोल्स में चेंज नहीं होगा, मोल्स में चेंज तब होगा जब कोई केमिकल चेंज हो जाए, जब कोई फेस चेंज हो जाए, तब मोल्स में चेंज आएगा। यहां तो सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज आ सकता है, ठीक है। बट अब यहां पे देखो कंडीशन भी लगी हुई है बाहर, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बेटा ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो डेल्टा एच भी जीरो, तो इस वजह से ये जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये वाले टर्म की बात करते हैं, dH अपॉन dt एट कांस्टेंट P। तो देखो बेटा ये क्या है, इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी पीछे बताया, इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट हीट, एंड हीट बाय dt, हीट बाय dt कल बताए थे क्या थी, हीट कैपेसिटी, it was heat capacity, heat capacity, but this time at constant pressure, so this is Cp, this time at constant pressure, this is Cp, so the formula becomes dH is equals to Cp dt, this is the formula। अब आप अगर इसको मोलर लिखना चाहते हो, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना, मोलर लिखना चाह रहे हो तो टोटल मोल से मल्टीप्लाई करो, ये CPM लिख दिया मैंने, मतलब मोलर है, इनटू dt। फिर बात आती है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कहां कहां है, तो आप कहोगे सर ये एप्लीकेबल है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग विच प्रोसेस, आइसोबारिक, ना, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कर रहा हो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। जैसे डेल्टा यू के लिए आप एनसीवी डेल्टा टी लगा देते थे, उसके लिए आप एनसीवी डेल्टा टी लगा देते थे, डेल्टा एच के लिए एनसीपी डेल्टा टी लगा देंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते और केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में फिर से वही आएगा, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस अगर कर रहा हो, सेम वही चीज, आप अगर कोई भी प्रोसेस पे जाओगे तो वी कैन नॉट सिंप्लीफाई द थिंग्स, द फॉर्मूला विल रिमेन लाइक वही dH by dP at constant T into dP plus dH by dt at constant P into dt, फॉर्मूला यही रहेगा। और हम यहाँ पे किसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम कंडीशन लगा दें फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, जैसे वहां मैंने डेल्टा यू का फॉर्मूला बताया था ना, सिंप्लीफाई करके कुछ कुछ वॉन्डर वॉल इक्वेशन लगा के, यहां वैसा कुछ हमको नहीं पता करना है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं आता और उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए, देयरफॉर हम उसको बात नहीं करेंगे। सो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस दिस टर्म विल बिकम जीरो एंड dH will simply be equal to, वही बात आ रही है, Cp डेल्टा टी, या फिर डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCPM डेल्टा टी, ये बन के आ गया। लेकिन ये सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होगा। सिमिलरली केस 3 की बात करें फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए भी आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो टर्म होगा dH by dP at constant T, this term will be zero, will be zero, इस बात को आप समझिए, दिस विल बी नेग्लिजिबली जीरो, ये जीरो ही होगा, क्योंकि प्रेशर का सॉलिड्स और लिक्विड्स पे खास प्रभाव पड़ता नहीं,
दिस इज अप्रोक्सीमेटेड, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि यूनिट चेंज इन प्रेशर से एच में कितना चेंज आएगा, यही है ना, यूनिट चेंज इन प्रेशर से एच में कितना चेंज आएगा। तो आपको ये फैक्ट की तरह पता होना चाहिए कि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर से प्रॉपर्टीज में ज्यादा चेंज नहीं आता। फॉर दैट रीजन वी आर अप्रोक्सीमेटिंग इट टू बी जीरो। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि चेंज इन प्रॉपर्टीज चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड या लिक्विड इज नेग्लिजिबल with change in pressure, with change in pressure। इस वजह से इसको अप्रोक्सीमेट कर लिए जीरो। तो फिर बेटा वही बात हो गई ना, ये तुम्हारा सी बन गया, और आपको अभी बताया सीपी और सीवी दोनों अप्रोक्सीमेटली सी के ही बराबर होते हैं। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, और एन लिख रहे हो तो ये मोलर। ये इसमें सीपीसीवी का कोई रोल नहीं है, सीपीसीवी का कोई रोल नहीं है। सो दिस वाज डेल्टा एच फॉर, ये हमने यहां से इंथैल्पी पढ़ना स्टार्ट किया, एंड अभी हमने इंथैल्पी को यहां तक पहुंचे, अभी खत्म नहीं किए, फिर भी 75% ऑफ इंथैल्पी हमने पढ़ा है। अब यहां तक आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कुछ डाउट होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम बिना खराब किए आगे बढ़ते हैं। नाउ for solid enthalpy change and internal energy change, yes we have the same formulas, yes we have the same formulas for delta H and delta U both. Then relationship between delta H and delta U, दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। अब एक बात मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं उस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दीजिए। आप ये फॉर्मूलाज तो पढ़ लेंगे डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन, लेकिन एक आपको जरूरी बात मैं बता दूं कि आप इन दोनों चीजों को थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, दोनों चीजों को आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। इनमें से किसी एक चीज को आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज टू cannot be calculated theoretically. One of them, sir, here we are assuming H to be a function of P and T. If take H to be a function of V and T, will we get the same result? हाँ, H तो एक टर्म हमने डिफाइन किया और T और P की तरह डिफाइन किया ना, सो डोंट टेक इट एज अ फंक्शन ऑफ V and T ना, वो जो बाय डिफॉल्ट लिया गया उसी वही मान के चलो ना, थ्योरी ही वैसे बनी हुई है। और ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, ऐसा कुछ नहीं। तो उसी हिसाब से चलो, अभी देखो डिजाइन करेंगे थ्योरी, आगे चलते चलते सब कनेक्ट होगा अच्छे से। one of them needs to be calculated experiment, एक्सपेरिमेंटली तो करना ही पड़ेगा क्या, और एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं वो हम थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे। अच्छा, क्यों पूछ रहे हो, देखो ना क्यों बता रहा हूं मैं। देखो, आप अगर एक रिलेशन बना दिए, मान आपने रिलेशन बनाया, कोई भी चेंज हो रहा है आपने डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये किया और अब आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस
P2V2 माइनस P1V1, ये कर सकते हो। नाउ ये फॉर्मूला तो सबके लिए एप्लीकेबल है। फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग एनी चेंज, कोई भी चेंज है, तो ये फॉर्मूला आप बहुत इजीली उसमें लगा सकते हो। अब देखो ना, डेल्टा एच और डेल्टा यू, दोनों में से एक वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। आप दोनों कैसे निकालोगे? आप दोनों कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपका अगर ये कहना है कि ये आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों चीजें हैं। नहीं, पीछे जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वो फॉर्मूला से ही निकलेगा, एक्सपेरिमेंटली भी वो कैलकुलेट होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना, ये बोल रहा हूं। जैसे आप डेल्टा टी वहां निकालोगे ना, तो डेल्टा टी एक्सपेरिमेंट से आएगा, बोलने का ये मतलब है डेल्टा टी एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो एक चीज की वैल्यू पता होगी, तब दूसरे को निकाल सकते। हाँ, करेंगे तो फॉर्मूला ही से, एक्सपेरिमेंटली भी कोई चीज करते हैं तो फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करते, तो बात वही है। तो सब्सटेंस अंडरगोइंग एनी चेंज। नाउ लेट्स टेक सम केसेस। अब फिर से केसेस बनाएंगे। देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये रटना नहीं है, ये सब केसेस को बहुत स्मूथली समझ में आते हैं। आप रूट चीजों को ध्यान रखें और चीजों को आगे बढ़ाते जाएं। तो फॉर अ सब्सटेंस, वही सेम जो हम जिस तरह से चला रहे हैं, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल और फेस चेंज, केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अब इसके अंदर भी ना एक, चलो एक केस बनाते हैं, पहले आइडियल गैस की बात कर लेते हैं। फॉर आइडियल गैस, तो पीवी की जगह पे एनआरटी लिख दें? बिल्कुल लिख दीजिए सर। और अगर कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो एन और आर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, जो चेंज आएगा टेम्परेचर पे आएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते, एन आर डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा एच को क्या लिख सकते हो आप, पहले पढ़े हो अभी, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपीएम डेल्टा टी। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो? एनसीवीएम डेल्टा टी। और इसको क्या लिख सकते हो? एनआर डेल्टा टी। अब आप डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी को काटिए, और कल हमने जो ये फॉर्मूला आपको बोला था कि बस ये अभी देख लो आगे आ जाएगा, वो देखिए निकल कर आ गया। एन को कैंसिल कर दो तो सीपीएम मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सीवीएम मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर जो था, वो देखिए यहां से आ गया। ओके, वो आ गया यहां से। देन सिमिलरली फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, इसी में अब सॉलिड और लिक्विड की बात कर लेते हैं, आइडियल गैस की बात की, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बात कर लेते हैं। फॉर सॉलिड लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड के लिए क्या चीज कह सकते हैं हम, देखो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब यहां कोई एनआरटी तो लिखेंगे नहीं भाई, डेल्टा पीवी रहेगा। अब देखो सॉलिड लिक्विड के लिए बेटा ना, फिर से वही डेल्टा पीवी को भी हम अप्रोक्सीमेट जीरो मान,
अप्रोक्सीमेट जीरो मान, बिकॉज डेल्टा पीवी इज लाइक P2 V2 माइनस P1 V1। जी हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए है। देख लीजिए, मोलर के लिए ही होगा, बिकॉज यहाँ पे n है, तभी वो n कैंसिल होगा। कल भी ये बात बोला था मैंने, बट आप देख लीजिए मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। ओके, P2 V2 माइनस P1 V1। कौन सा P? सर डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन कैसे आता है? कौन सा रिलेशन बेटा? प्रणीत, कौन से रिलेशन की बात कर रहे हो? कौन सा डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन? ये तो सीधे यही है रिलेशन, ये तो बाय डेफिनेशन ही है रिलेशन। कौन सा रिलेशन पूछे? ओके, दिस, ये जो टर्म है ना, ये बहुत कम रहता है। ये बहुत कम होता है। दिस इज जीरो, बिकॉज अगेन वही प्रेशर वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो कहाँ पी कौन सा है? ये वाला पी, ये पी, अरे ये प्रेशर है ना सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड का प्रेशर। देखो सॉलिड का प्रेशर भी थोड़ा सा बच्चों को डाउटफुल लगता है, सर सॉलिड का क्या प्रेशर? तो सॉलिड का क्या प्रेशर? तो देखो, आपके पास अगर एक सॉलिड रखा हुआ है ना, एक बात मेरी ध्यान रखना, सॉलिड का प्रेशर मतलब सॉलिड पर प्रेशर, ठीक है? सॉलिड का प्रेशर का मतलब होता है, मतलब सॉलिड पर प्रेशर, सॉलिड पर प्रेशर। मतलब अगर एक सॉलिड रखा हुआ है, उस पे 1 atm का प्रेशर लग रहा है, वही सॉलिड का प्रेशर। क्योंकि सॉलिड में कुछ हो नहीं रहा है, तो हम ये मानते हैं कि सॉलिड भी रेजिस्ट कर रहा है 1 atm प्रेशर के साथ। जो भी प्रेशर लगा लो, सॉलिड का प्रेशर वही है जो सॉलिड पर लग रहा है प्रेशर, ठीक है? देन अब आते हैं, ये तो ठीक है। अब आते हैं केस 2, जहां पे फेस चेंज हो रहा हो। फॉर, सर सॉलिड पर एक्सटर्नल प्रेशर तो चेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है, करो ना चेंज, किसने मना किया है? तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है सॉलिड पे, वही सॉलिड का प्रेशर। आप जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, हम बोल देंगे कि सॉलिड तो रेजिस्ट ही कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो सॉलिड का प्रेशर वही, सॉलिड का प्रेशर वही। देखो हर चीज को मैथमेटिकली नहीं सोचते केमिस्ट्री में, है ना? वो मैथमेटिकली तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या उसका कोई एप्लीकेशन भी है? क्या वो प्रैक्टिकली कहीं काम दे सकता है? ऐसी चीजें सोची जाती है। हर चीज मैथमेटिकली नहीं है कि सर मैथमेटिकली तो हो सकता है, मैथमेटिकली तो बहुत कुछ हो सकता है। फॉर केमिकल एंड फेस चेंज, नहीं रियल गैस के लिए कुछ नहीं रिलेशन है, यही रिलेशन यूज करो। रियल गैस के लिए कुछ नहीं यूज करेंगे, रियल गैस के लिए यू यूज दिस रिलेशन ओनली, कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। ओके, for chemical and phase change, look, this will be delta H is equals to delta U plus, अरे बता रहा हूँ, रुक जाओ, ये बता रहा हूँ कैसे जीरो हो रहा है, रुक जाओ, पहले इसको मैं खत्म करूँ। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये लिखे। और अब इस PV को आप NR डेल्टा T तो नहीं लिख सकते,
आप एनआर डेल्टा टी नहीं लिख सकते, बिकॉज बेटा देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर और रिएक्शन में इन्वॉल्व जो भी गैस है हम उसको आइडियल मान रहे हैं, है ना। आइडियल है ऐसा नहीं बोल रहा, आइडियल मान रहे, उसको आइडियल मान रहे हैं। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है, कोई भी रिएक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स की स्टडी की जाती, तो ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। तो किसमें चेंज आएगा, डेल्टा पीवी में चेंज किसकी वजह से आएगा, टेम्परेचर में तो चेंज आ नहीं रहा, आर चेंज हो नहीं सकता, तो मोल्स की वजह से आएगा, है ना। मोल्स की वजह से हो सकता है शुरू में 2 मोल्स रहे हो फिर 4 मोल्स बन जाए, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो यस, द फॉर्मूला विल बी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, where delta ng is very simple, it is change in number of gaseous moles. Delta ng is very simple, delta ng is change in number of gaseous moles, change in number of gaseous, वही प्रोडक्ट नंबर gaseous moles in product minus reactant, ऐसा नहीं। टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू तो 0 हुआ, नहीं नहीं, टी कांस्टेंट है डेल्टा यू 0 ऐसा नहीं होगा बेटा। क्या हो रहा है ना, मोल्स भी चेंज हो रहे हैं, सब्सटेंस चेंज हो रहा है, बात को समझो। टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 कब होगा, जब वही एक सब्सटेंस हो, वो कोई प्रोसेस कर रहा हो। यहां तो पूरा एकदम सब कुछ चेंज ही हो गया ना यार, रिएक्शन हो गई है, ए से बी बन गया, क्या पता ए से 2 भी बन गया हो, 3 भी बन गया हो, तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज 0 रहेगी, अब सोचो, नहीं रहेगी 0, ठीक है। वो था, थोड़ा ध्यान से उसको सोचो, क्या था वो जो हमने पढ़ा था वहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर था बट फॉर अ सब्सटेंस अंडरगोइंग एनी चेंज, ऐसा था। बट यहां तो केमिकल चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 फॉर्म्स अमोनिया, सपोज वी हैव दिस रिएक्शन, तो आप खुद ही सोचो, आप 4 गैसियस मोल से 2 गैसियस मोल्स पर आ गए हो, तो क्या इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा, भले टेम्परेचर कांस्टेंट हो, 4 गैसियस मोल्स थे अब 2 गैसियस मोल्स है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा, नहीं होगा 0। ठीक है। सर व्हाट इफ रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तब टेम्परेचर में चेंज होता है। अरे सुनो मेरी बात को, आप लोग रिएक्शन को पढ़ने का तरीका ही थोड़ा गलत आपने देखा है। देखो भाई, एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, but during the study of a chemical reaction we make sure that temperature remains constant. We give some setup for it, अपन अलग अलग तरह का सेटअप रखते हैं उसमें, ताकि कांस्टेंट ऐसा वाटर फ्लो करते रहता है, वाटर बाथ होता है, ताकि रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। वो हम बनाते हैं, वो हमारे हाथ में, ऐसे छोड़ देंगे तब तो फिर हो ही जाएगा। फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कोई भी रिएक्शन है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, होगा स्लाइटली होगा बट होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं ये वाले इस पे आ जाता हूँ। देखो इसको भी ना बेटा थोड़ा सा माना गया है 0, है ना, ये जो पूछ रहे हो, अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बदल दे तो P1 और P2 चेंज हो जाएगा, तो ये 0 कैसे हो सकता है, बात ठीक है। बट देखो P1 P2 को बदल दे, और ये जो V2 V1 है, फिर से बात वही बोल रहे हैं, मैथमेटिकली बिल्कुल हो, आपको लग सकता है कि ये 0 नहीं है, बट जो हमारे अचीवेबल प्रेशर्स हैं, अचीवेबल वॉल्यूम्स हैं, जब उनमें बात करते हैं ना, तो ये जो डिफरेंस आता है ये बहुत कम आता है, बात को समझो। तो दैट इज व्हाई वी हैव अप्रोक्सीमेटेड इट टू बी 0। जो अचीवेबल प्रेशर और वॉल्यूम जो रेंज है जिसमें अपन काम करते हैं, तो उसमें अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो लगभग 0 आता है, ये आप मान लीजिए।
मैथमेटिकली तो आप बोल सकते हो कि सर देखो ऐसा, अगर ये वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू रख दिए तो जीरो नहीं आएगी, ये मान लीजिए आप ऐसा। देन आगे करते हैं भाई थोड़ा। तो और रियल गैस के लिए कौन सा लगाओगे बेटा? रियल गैस के लिए ये रूट फॉर्मूला ही लगाओ, ठीक है, यही लगाओ फॉर रियल गैस, क्योंकि ये फॉर्मूला भी क्या है, इंथैल्पी का एक और सदाबहार फॉर्मूला, रियल आइडियल सब में लगेगा। इसमें सदाबहार फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है। चलिए, तो ये रही बात इंथैल्पी की। अच्छा, अब इसमें सर अगर सॉलिड भी हो तो क्या करें रिएक्शन में? इग्नोर मार दो, ठीक है। अगर रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड्स हो, देन उसको इग्नोर मार दो, इग्नोर मारो, बिल्कुल सीधे इग्नोर मार दो। जैसे ए सॉलिड प्लस बी गैशियस फॉर्म्स 2C गैशियस। तो यहां अगर आपको डेल्टा एच पता करना है, इट इज सिंपली डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, एंड डेल्टा Ng इज सिंपली 1 RT। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आप उसको इग्नोर मार दीजिए। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द इंथैल्पी वाला पोर्शन। इंथैल्पी वाला पोर्शन हमने फिनिश कर दिया है। हाँ, एक्वस में भी कोई फर्क नहीं बेटा, एक्वस भी आप लिक्विड की तरह मानिए उसको, ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं। गैसियस रिएक्शंस के लिए है ये फॉर्मूला, उसी में लगे। ठीक है। और अब चैप्टर का जो मेन क्रक्स है फर्स्ट लॉ का, उसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। सेपरेटली डूइंग द प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब हमने सभी टर्म्स और अच्छे से सभी चीजों को डिफाइन कर दिया है, एंड नाउ वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एंटर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन चार प्रोसेसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। तब हमको थर्मोडायनेमिक्स 1 जो पोर्शन है उसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए। नाउ वी आर ऑल सेट टू एंटर इनटू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए, अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जब बात होती है, तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, एंड वी आर एज्यूमिंग जब कुछ ना दिया हो तो आप मानो गैसेस आइडियल हैं। जब तक अलग से रियल ना लिखा हो आप आइडियल मानिए, इस बात का एकदम अच्छे से समझो। देखो बेटा, delta U is equals to Q plus W. Now, since the temperature is constant in the process, delta U will be 0. Yes, I am assuming the gas to be ideal. Delta U will be 0. If delta U is 0, Q is equals to minus W. Q is equals to minus W. This is the relation that we have from the first law of thermodynamics. From first law of thermodynamics, we have this relation. Okay. और अगर आपको लेक्चर हैवी लगता है थोड़ा, जैसे अभी तो नहीं लगेगा हैवी, ये तो आसान लेक्चर है अभी, तो आप रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से दिमाग लगाइएगा, पॉज कर करके अच्छे से समझिए। ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। बहुत सारे गधों को मैंने देखा है, मैं टीचरों की बात कर रहा हूं, अरे जाओ क्वेश्चन बनाओ थर्मोडायनेमिक्स, ये वाली बुक से क्वेश्चन बनाओ, इससे बनाओ, उससे बनाओ, गधे हैं सब, ठीक है। पहले थ्योरी को बहुत साउंड एकदम अच्छे से पढ़ना है। थ्योरिटिकली चैप्टर है ये, जितनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी होगी क्वेश्चन उसके बाद बहुत स्मूथली बनेगा, बहुत स्मूथली बनेगा। सीधे थोड़ा सा पढ़ के, कच्चा कच्चा पढ़ के जाके क्वेश्चन उठा लोगे तो हो सकता है मेंस वेंस लेवल के क्वेश्चन बना डालो, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगाना नहीं है, उसमें तो बस फॉर्मूला उठा के 4 वैल्यूज पुट करो आंसर ले आते हो, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल जाएगा, ग्राफ राफ में घुसेगा,
तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या करें। फिर आप सॉल्यूशन देखोगे और सॉल्यूशन देखकर सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ यार ऐसा तो करना था। फिर आपको टीचर PYQ चिपका देगा 2-3, देखो देखो ऐसे सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करना। आप किसी तरह सोचोगे हाँ यार हमको बन गया, लेकिन वो कुछ नहीं बन। तो पहला काम इन चैप्टर्स में ये है कि थ्योरी को बहुत साउंडली समझ में आना चाहिए, एक एक बारीकी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ ये क्यों इग्नोर हुआ, यहाँ ये क्यों नहीं इग्नोर हुआ, ऐसी चीजें। तब आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अच्छे एग्जाम्स। तो Q इज इक्वल्स टू -W। अब इसको आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आपका ये जो बाउंड्री है या फिर वॉल है, कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड या फिर कंडक्टिंग? कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड या कंडक्टिंग? ऑब्वियसली देखो, एडियाबैटिक बोल रहे हैं ना कुछ बच्चे, एडियाबैटिक भी बोल रहे हैं। बेटा इट शुड बी कंडक्टिंग। ओके, नाउ वी विल सी व्हाई इट शुड बी कंडक्टिंग। तो पहली बात आप ध्यान, वॉल्स जो होनी चाहिए वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए कि जब ये मानो अंदर गैस है, ठीक है, मानो अंदर गैस है, अब ये वर्क करेगा बेटा। अब जब ये वर्क करेगा तो वर्क करने का मतलब क्या होता है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बार बार बोल रहे हैं ना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब ये वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी इंटरनल एनर्जी खत्म कर रहा है। और अगर इंटरनल एनर्जी ये खत्म करेगा तो इसकी टेम्परेचर भी कम होगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, अभी रियल गैस की बात यहां नहीं छेड़नी है बीच में। ओके, तो जब इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा तब ये क्या करेगा? तो अगर वॉल्स कंडक्टिंग है तो ये बाहर से हीट लेगा। बाहर से क्या लेगा? हीट लेगा। और जब हीट अंदर आएगी तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो मैं फिर से बता दूं, ये आइडियल प्रोसेस है भाई। एकदम परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा कैरी आउट करा पाना ईश्वर के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं। कि एकदम परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस हम कैरी आउट करा रहे हैं, परफेक्टली तो नहीं हो पाता, बट हाँ दिस इज अ आइडियल प्रोसेस वी आर स्टडिंग। और इसके थ्रू हम बहुत सारे एप्लीकेशंस करते हैं, लेकिन अभी थ्योरेटिकली तो आपको ऐसा ही समझना है कि परफेक्टली आइसोथर्मली ये हो रहा है। कि जैसे जैसे ये देखो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन हुआ तो गैस क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। लेकिन हमको ऐसा ऐसा नहीं सोचना है कि वो ठंडा हो गया फिर उसने हीट लिया, क्योंकि फिर तो वो ठंडा हो गया ना किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर। तो अगर वो ठंडा हो गया तो टेम्परेचर तो डाउन हो गया, तो वो आइसोथर्मल नहीं कहलाएगा। वो आइसोथर्मल कब है? कि साइमल्टेनियसली जैसे वो ठंडा हो रहा है एकदम उसी समय बाहर से हीट आ जा रही है। जैसे वो ठंडा हो रहा है उसी समय बाहर से हीट आ जा रही है। किसी भी इंस्टेंट पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। देन वी कैन से द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो इसलिए वी नीड कंडक्टिंग वॉल्स, वी नीड कंडक्टिंग वॉल्स। एंड लुक, ये रिलेशन भी बहुत कुछ कह रहा है। Q इज इक्वल टू -W, कि बाहर से जो भी हीट ये ले रहा है उस हीट से वर्क कर रहा है। जो भी हीट बाहर से ले रहा है उस हीट से ये वर्क कर रहा है। ये रिलेशन ये बता रहा है Q इज इक्वल टू -W। आई होप आपको ये बात, छोटी सी बात समझ में आई। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू -W। एंड और एक तरह से सोच सकते हो आप, डेल्टा U जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है। ये तो आइडियल गैस के लिए हमेशा एप्लीकेबल है। और डेल्टा टी तो जीरो ही है बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी तो जीरो ही है, तो डेल्टा यू तो जीरो ही है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो जीरो ही है। अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिवाइड करते हैं।
एक बार रिवर्सिबल के लिए पढ़ेंगे, फिर इरिवर्सिबल के लिए पढ़ेंगे। तो चलो इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्म, रिवर्सिबल आइसोथर्म, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या करा रहे होंगे, सेम वही एग्जांपल इमेजिन करो कि बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस रखे हुए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, और अपन उसको इनफाइनाइट स्टेप्स में उस प्रोसेस को कैरी आउट करा रहे हैं। इनफाइनाइट स्टेप्स में हम प्रोसेस को कैरी आउट करा रहे हैं। तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, दिस इज यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पाउडर या जो भी सोचना है सोच लो रखे हुए, और यहाँ पे आपका गैस है, ये एक्सपैंड हुआ। अब सर कैसे पता आइसोथर्मली हुआ है? अरे मान लो आइसोथर्मली हुआ है, मान लो वॉल्स कंडक्टिंग है, प्रोसेस इस तरह से कराया गया कि टेम्परेचर किसी भी मोमेंट पर चेंज नहीं हुआ है। सर सिस्टम जो भी हीट ले रहा है उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट कहाँ है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट कहाँ है? अरे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट की जरूरत थोड़ी ना होती है। आप समझिए, अगर आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज होने से बचा लिया तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। अगर आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज होने से बचा लिया तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वॉट एवर हीट यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, यू आर यूजिंग इट टू डू वर्क। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को यू आर नॉट एक्सपेंडिंग, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। और हीट भाई पर्याप्त है, भाई सराउंडिंग से हीट आ रही है, ऐसा थोड़े ना बोलेंगे सराउंडिंग से हीट तो सराउंडिंग का हीट खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी। तो ऐसे सोचना है कि कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज तो नहीं आ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से ये यहाँ क्या, बाहर का ये कुछ भी प्रेशर था पी एक्सटर्नल, और हमने इसको एक्सपैंड कराया। तो चलो कैलकुलेट करेंगे कुछ चीजें, डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच करेंगे, फिर क्यू करेंगे, डब्ल्यू करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वर्क इंपॉर्टेंट है बहुत। तो वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। क्या ये फॉर्मूला, अगर मान लो यहां पे ये पी एक्सटर्नल है, मानो पी एक्सटर्नल कुछ रहा होगा यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू रही हो, तो क्या मैं ये पी एक्सटर्नल को ऐसे यूज कर सकता हूं यहाँ पे डायरेक्टली? ऐसा लिख सकता हूँ पी एक्सटर्नल 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्या ये सही होगा बोलना? तो नहीं, नहीं होगा सर, बिकॉज पी एक्सटर्नल तो यहाँ वेरिएबल है ना। पी एक्सटर्नल कल ही बताएं बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस ये वेरिएबल है, इट इज चेंजिंग विथ एवरी स्टेप, it is changing with every step. So p external is a variable, so you need to integrate it. And one more thing we have studied beta, that p external can be approximated at as p gas, p gas के बराबर है ये, और p gas के लिए we can use nRT by v, we can use nRT by v. Now we have expressed p external as a function of volume. So work is equals to minus nRT by V, that is dV by V. Since temperature is constant, I have taken it out of integration sign. This is from V1 say V2. And when you integrate it, you get work is equals to minus nRT ln V2 by V1. So this is what we get. And since it is isothermal process, can we establish any relation between P and V here? Can we establish any relation between P and V? Is there any relation between P and V existing? Yes, this is PV constant, because isothermal process is there. And this is always applicable. Normally ideal gas की बात हो रही है, तो PV constant है. So V2 by V1 can be written as P1 by P2. From Boyle's law you can say. So
द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड एज, मैं अगर log बेस 10 कर दूं तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, nRT log बेस 10 P1 बाय P2, P1 बाय P2. सो दिस इज द फॉर्मूला. और यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, बोथ आर सेम. ओके, क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम यूज करो, प्रेशर दिया है तो प्रेशर यूज करो. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यूज करो, प्रेशर दिया हुआ प्रेशर यूज करो. ये तो ठीक है, रिवर्सिबल की. इरिवर्सिबल के लिए बात कर, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए फिर दोनों को कंपेयर करेंगे अच्छे से. पहले मैं ऊपर से एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर दोनों को अच्छे से कंपेयर करें. देखो, अब इरिवर्सिबल के लिए बात कर ले. तो अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पहले तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही है. और मैं बता और मैं बताऊं तो हम इस फॉर्मूले का फर्दर और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही यूज कर सकते. फर्दर और कुछ नहीं किया जा सकता. एक काम कर सकते हो, भले V2 माइनस V1 लिख सकते हो. अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसा लिखना अलाउड है? अगर मैं ऐसा लिखूं, V2 मतलब nRT बाय P2 माइनस nRT बाय P1, ये अलाउड है? ऐसा कर सकता हूं? PV इज इक्वल टू nRT लगा सकता हूं? देखो, नहीं क्यों बोल रहे हो बेटा चैतन्य? कल बताए थे ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तो डिफाइंड है ना प्रेशर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे. हाँ, तो लगा सकते हैं, ठीक है. यस, कैन बी डन, कैन बी डन. बिकॉज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे तो बताया था मैंने, यूनिफॉर्मिटी आ सकती है. और अगर यूनिफॉर्मिटी आ गई तो प्रेशर इज डिफाइंड एंड यू कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन. बातें आइडियल गैस की ही चल रही हैं, रियल गैस के लिए फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, जेई एडवांस में यूजफुल भी नहीं है, ठीक है. देयरफॉर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. हमारा डिस्कशन अभी आइडियल गैस के अंतर्गत ही है. जहां रियल गैस बात करने योग्य होगा मैं बात करूंगा. सो दिस इज माइनस पी एक्सटर्नल nRT बाय दिस कैन बी अप्लाई. अब मुझे बताओ, क्या पी एक्सटर्नल और P2 सेम है? इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी. क्या हमेशा सेम रहेगा? अच्छा देखो, सपोज करो, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ना. दिस इज सपोज, ध्यान से देखिए. दिस इज सपोज P1 प्रेशर है, यहाँ पे P1 प्रेशर है, और बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल. बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक ब्लॉक, ये लगाया हुआ है ब्लॉक. और अब हमने ब्लॉक को हटा दिया, ब्लॉक रिमूव, तो गैस एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड हुआ. तो अब बेटा गैस का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? बाहर तो P एक्सटर्नल है, गैस का प्रेशर कितना होगा जिसको आप P2 बोल रहे हो? और P2 जो होगा वो P एक्सटर्नल के ही तो बराबर होगा, क्योंकि गैस तब तक ही एक्सपैंड होगी जब तक बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम ना हो जाए. तो वो एक्सपैंड हुई और रुक गई बिकॉज अंदर बाहर का प्रेशर सेम है. तो ऐसे केसेस में P एक्सटर्नल इज सेम एज P2 in such cases. But there could be some case. But suppose इसी में हमने क्या किया है, यहां पे एक स्टॉपर लगा के रखा है बीच में, कहीं बीच में स्टॉपर लगाया हुआ है. तब क्या होगा? ये एक्सपैंड हुआ और ये स्टॉपर पे जाके रुक गया. ये और भी आगे जा सकता था, बट ये स्टॉपर पे जाके रुक गया, P एक्सटर्नल, और ये P2 हो गया.
तो यहां P2 P एक्सटर्नल के बराबर नहीं है, क्योंकि आपने स्टॉपर कहीं यहां लगाया था, मान लो यहां बीच में कहीं लगाया था। समझ पा रहे हो बात? ये P2 जो है वो अलग है, लेकिन जो एक्सपेंशन हुआ है, जो एक्सपेंशन हुआ है वो अगेंस्ट P एक्सटर्नल ही हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेंशन इज अगेंस्ट P external, but final pressure, is not equal to P external. तो ऐसा अगर कोई केस बना के क्वेश्चन में दे दे तब इक्वल नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों सेम ही रहते हैं, बिकॉज दिस इज प्रेशर ऑफ गैस फाइनली, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस इनिशियल। दोनों के प्रेशर्स हैं इनिशियली और फाइनल। आई होप कि आपको वर्क तो समझ आ गया होगा, और वर्क अगर आ गया तो हीट भी आ गया, क्योंकि इट इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ वर्क। क्लियर है? डेल्टा एच और डेल्टा यू भी आ गया, बिकॉज डेल्टा एच डेल्टा यू बोथ आर इक्वल टू 0, वो भी हो गया फॉर आइडियल गैसेस। नाउ लेट अस कंपेयर बोथ दीज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ लेट अस कंपेयर बोथ दीज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को एक बार कंपेयर करते हैं कि वर्क कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, इसको समझते हैं। तो पहले मैं कंक्लूजन बताऊंगा और फिर अपन उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करें। पहले कंक्लूजन, ठीक है? उल्टा चलता हूं, देखो पहले कंक्लूजन बता, तो आपको एक कंक्लूजन पहले मैं लिख रहा हूं एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अपॉन दिस। तो कंक्लूजन ये है बेटा कि वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात कर, इसका मैग्नीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, एंड वर्क irreversible आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसका मैग्नीट्यूड। इन दोनों में रिवर्सिबल बड़ा आता है, ठीक है? रिवर्सिबल की वैल्यू बड़ी हो, मैथमेटिकली भी देखेंगे, लॉजिकली भी देखेंगे, फील करके भी देखेंगे, हर तरीके से इसको समझे। दूसरा, लेकिन कंप्रेशन के केस में वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड वर्क इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड, इसमें इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन यू शुड नो, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो आप पहले थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं, मैथमेटिकली ग्राफिकली तो आसानी से आ जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकली देखो। एक्सपेंशन के दौरान अगर बाहर का प्रेशर, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन के दौरान अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तब वर्क भी ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर पुशिंग अगेंस्ट अ मोर प्रेशर, अ लार्जर प्रेशर, वी आर पुशिंग अगेंस्ट अ लार्जर प्रेशर, तो वर्क ज्यादा होगा। सो लुक, जब आप सपोज करो, मैं कुछ नंबर्स से आपको समझाता हूं। सपोज करो बाहर का प्रेशर 1 atm है और यहां भी बाहर का प्रेशर 1 atm है, लेकिन गैस का प्रेशर 5 atm है और यहां भी गैस का प्रेशर 5 atm, लेकिन यहां आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? एक ब्लॉक रखा हुआ, यहां आपने छोटे छोटे पीसेस रखे, मतलब दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। लुक, जैसे एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, द मोमेंट एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, बाहर का प्रेशर कितना है?
इसमें देखो, द मोमेंट यू विल जस्ट रिमूव दिस आउट, यू विल जस्ट रिमूव दिस ब्लॉक आउट, और एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ. सो द मोमेंट एक्सपेंशन स्टार्ट्स, बाहर का प्रेशर है 1 atm, यही है, और अंत तक वो प्रेशर 1 atm ही रहेगा. नाउ लुक एट दिस केस. जैसे एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, बाहर का प्रेशर है 4.99999 एंड 4. समझ आ रहा है? उसके बाद प्रेशर इस तरह से कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फाइनल स्टेप जो भी होगा, इनफाइनाइट हो रहा है, बट जो भी फाइनल स्टेप है, उसके पहले प्रेशर रहा होगा 1.0000000 समथिंग समथिंग लाइक दिस, और लास्ट स्टेप जो भी होगा इसका, सिर्फ उस वक्त बाहर का प्रेशर क्या होगा, 180. तो लॉजिकली क्या समझ में आ रहा है, कहां ज्यादा वर्क हुआ है, कहां ज्यादा वर्क हुआ है? अरे भाई रिवर्सिबल में तो हुआ है. देखो, समझ आ रही बात? Yes. क्योंकि यहां तो द मोमेंट एक्सपेंशन स्टार्ट्स, इट हैज स्टार्टेड अगेंस्ट 1 atm प्रेशर. दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन. अब इसी को आप कंप्रेशन में थोड़ा सोचो. चलो बेटा, इसी को कंप्रेशन में सोचो. कंप्रेशन में क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन में पहले प्रेशर इसका 1 atm है 1 atm है, और इसका भी 1 atm है. पहले इसका भी 1 atm है अभी, और अब आप इसको 5 atm ला रहे हो. लेकिन 5 atm कैसे ला रहे हो? देखो, पहले एक ड्रॉप डाला, फिर 2 ड्रॉप डाला, फिर 3 ड्रॉप डाला, तो प्रेशर, पहले प्रेशर क्या था? द मोमेंट कंप्रेशन स्टार्ट्स, प्रेशर है 1.0000000, और यहां पे क्या है? आप एक बार में ब्लॉक रख दे रहे हो, आप एक बार में ब्लॉक रख दे रहे हो पूरा. तो कंप्रेशन जैसे स्टार्ट हुआ है, बाहर का प्रेशर थ्रू आउट क्या है, 5 atm. समझ पा रहे हो? जैसे कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है, बाहर का प्रेशर 5 atm है. लेकिन यहां जब कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है, प्रेशर धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो बाहर का प्रेशर ज्यादा कहाँ फील हो रहा है? यहां फील हो रहा है. तो कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में कहाँ ज्यादा वर्क हुआ, कहाँ ज्यादा वर्क हुआ? वर्क हुआ है आपके इरिवर्सिबल कंप्रेशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में ज्यादा वर्क. क्या ये बात लॉजिकली समझ में आ गई? समझो बात, लॉजिकली समझ आ गई? हाँ ना बताओ मुझे. ओके, एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन सेम होगा, यस, उस पे भी अभी चर्चा करेंगे. एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन मतलब एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन सेम होगा जी, बिल्कुल सेम होगा. इनिशियल फाइनल स्टेट सेम रहता है. देखो बेटा, देखो, मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, रिपीट एक बार कर दे रहा हूं. देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो बाहर का प्रेशर को देखो, ये तो लॉजिकली है, इसके बाद अभी मैथमेटिकली भी देख लेंगे, ग्राफिकली भी देख लेंगे, सब तरफ से ये प्रूव होगा. उससे क्या अच्छा कनेक्ट बनता है, समझ आता है. तो यहां आप देखो, बाहर का प्रेशर हमेशा ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आप जो लीस्ट प्रेशर, जो इसके लास्ट स्टेप में जो प्रेशर है ना, इसके लास्ट स्टेप में जो प्रेशर है, वो प्रेशर यहाँ थ्रू आउट है. और यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा है शुरू में, धीरे 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 प्रेशर कम हो रहा है. तो काफी ज्यादा प्रेशर है बाहर का. तो पी एक्सटर्नल वाली वैल्यू अगर आप देखो तो बड़ी आ रही है यहाँ पे. तो ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा वर्क हुआ है. कंप्रेशन में उसका उल्टा है. जहां पे कंप्रेशन में जो मैक्सिमम प्रेशर है, वो थ्रू आउट द कंप्रेशन वो मैक्सिमम प्रेशर के साथ जा रहा है, और यहाँ पे वो मिनिमम प्रेशर के साथ थ्रू आउट द एक्सपेंशन काम हो रही है. तो इस वजह से
आपको यहाँ वर्क ज्यादा मिल रहा है, यहाँ वर्क ज्यादा मिल रहा है, और इधर यहाँ वर्क ज्यादा मिल रहा है। आप एक बार इसको फिर से देखना, पॉज करके देखना, तो आपको, और सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको समझ जरूर आएगा। जो भी बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आएगा। आप एक बार पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर नहीं समझ आएगा तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द mathematical and graphical portion of this, and we will be taking adiabatic processes, isobaric। अगला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें जो जो मेजर पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एडियाबैटिक प्रोसेसेस और ये सभी प्रोसेसेस को हम लेकर चलते। तो आई होप आपको शुरू की 3 लेक्चर्स अच्छे से स्मूथली समझ में आए होंगे, और आगे भी बिल्कुल आप अगर लाइव क्लासेस करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर फील आए और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़, और रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट होता है। ओके।